हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी नवोदय प्रवेश परीक्षा के संबंध में। नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। कक्षा 6 के लिए जो नवोदय की प्रवेश परीक्षा होती है उसमें जो गणित का सिलेबस आता है, हमारी क्लास आज उसी में सबसे पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके विषय में है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में से जो भी सवाल लास्ट में आए हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा में या अन्य प्रवेश परीक्षाओं में भी जो कक्षा 6 के लिए है, वो सारे सवाल हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले संख्या पद्धति में जो भी सिलेबस है नवोदय प्रवेश परीक्षा के अनुसार वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम इसी वीडियो में इस पूरे ही चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हम बताएंगे आपको कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन भी लिखे हैं जो कि मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको संख्याओं के प्रकार। संख्या पद्धति में आपको संख्याओं के प्रकार जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जो हम जनरली गिनने में यूज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या। ये कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। अनंत मतलब जहाँ तक हम इन्हें गिन ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? अनंत। अनंत का मतलब ज्ञात नहीं भी उसमें एक ऑप्शन हो सकता है। इस परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनके 4 सही विकल्प होते हैं। चारों में से आपको कोई सा एक उत्तर सही लगाना होता है। तो 2 प्रश्न बन गए। ऐसी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 और लगा दें तो बन जाएगी पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये भी कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। तो सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? अनंत। 2 प्रश्न आपके इसमें से बन रहे हैं। सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। ये भी हमारी अंत तक होती हैं। कोई अगर बड़ी संख्या दे रखी है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो केवल उसके इकाई का अंक देखने से ही पता चल जाता है कि वो संख्या सम है या विषम है। इकाई का अंक देखिए उसका, अगर वो 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो हमारी सम संख्या होगी, ठीक है। विषम संख्या वो होती है इसमें 2 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, यानी कि अगर हम उसमें 2 से भाग करेंगे तो शेष जरूर बचेगा। वो कौन सी होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही हमारी कहाँ तक होती हैं? ये भी अनंत तक होती हैं। जिस भी संख्या, कोई बड़ी संख्या दे रखी है, मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी इन्होंने, ये वाली संख्या है और इसके हमें ये बताना है सम है या विषम है, तो हम केवल इस इकाई के अंक को देखने से बता देंगे ये सम है या विषम है। अगर ये इकाई का अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम होगी, और 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो विषम होगी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है अभाज्य संख्या। यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है हमारा। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। सबसे बड़ी अनंत। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे बड़ी अनंत। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी पहाड़े से नहीं कटती, केवल अपने पहाड़े से कटती हैं, और 1 से तो सारी संख्या कटती हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी वो होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब वो संख्याएं जो किसी पहाड़े में नहीं आती। आप गौर से देखेंगे तो, और ये भी हमारी अनंत तक की होती है। अब इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। एक जो संख्या है वो ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य होती है, वो भी एक आपका विकल्प का प्रश्न बन जाएगा। एक जो है ना अभाज्य है ना ही भाज्य है। अभाज्य संख्या हमारी कहाँ शुरू होती है? 2 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और 2 ही केवल ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। बाकी जो संख्याएं अभाज्य वो सारी कैसी हैं? विषम है। देख लीजिए आप, और आगे कितनी भी संख्या लिख लेंगे आप अभाज्य, वो सारी विषम होंगी। तो 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसका ठीक उल्टा होता है भाज्य संख्या, जो किसी भी पहाड़े में आ जाती हैं, और सबसे छोटी होती है 4, क्योंकि 2 और 3 और 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो बची कौन सी? 4। ये 2 के पहाड़े में आ रही है। इसके बाद 6 देखिए, 8, 9, 10, ये पहाड़े में आ जाती हैं अपने अलावा किसी और के में, तो वो सारी हमारी हो जाती हैं भाज्य संख्याएं। ये सारी हमारी भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ये एक इसमें प्रश्न बन गया विकल्प का। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जोड़ों में होती हैं।
ऐसी संख्याएं जिनका मैसे पे निकालें तो एक आए। मैसे पे क्या होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे उसकी। यानी कि जिसमें एक ही संख्या से भाग जाए वो केवल एक हो। जैसे कि 5 और 7, इसमें केवल एक से ही भाग जा सकता है और किसी संख्या से नहीं जा सकता। 11 और 13, इसमें केवल एक ही संख्या से भाग जा सकता है, किसी संख्या से नहीं जा सकता। 21 और 23, देखिए ये भी केवल एक ही संख्या से भाग जा सकता है और किसी से नहीं जा सकता। तो ये कैसी संख्या है हमारी? सहअभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद पूर्णांक है। हालांकि आपके कोर्स में शायद ये ना हो, पर फिर भी इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि नवोदय प्रवेश परीक्षा एक बड़े स्तर की प्रवेश परीक्षा है और इसमें जो है केवल टैलेंटेड बच्चों को ही मौका दिया जाता है। तो हो सकता है पूर्णांक के विषय में एक आध प्रश्न पूछ लें, तो बता देता हूँ। देखिए पूर्णांक हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और एक होते हैं ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक हमारे होते हैं प्लस की संख्याएं वाले, प्लस की संख्या वाले जैसे +1, +2, +3, +4, ऐसे ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, अनंत तक होंगे ये भी। और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस लग जाता है, हर एक प्लस के लिए एक माइनस वाला जरूर होता है, -3, -4 और ऐसे ही अनंत तक। यानी कि हर धनात्मक पूर्णांक के लिए एक ऋणात्मक पूर्णांक भी जरूर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0। तो एक इसमें होता है 0, ये प्लस का माना जाता है। माइनस की सारी संख्याएं इस 0 से छोटी होती हैं और ये वाली संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, प्लस के और माइनस के, प्लस वाले धनात्मक और माइनस वाले ऋणात्मक। तो ये हमने आपको बता दिए संख्याओं के प्रकार। उम्मीद है आपको समझ में ये आए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति, जो आप पढ़ भी चुके हैं, पर हम क्या करेंगे इसे फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। भारतीय संख्या पद्धति में अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। हमने दोनों के 3-3 प्रश्न लिखे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको भारतीय संख्या पद्धति होती क्या है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आपने पढ़ा होगा। इसी क्रम में हम संख्याओं को जब लिखते हैं तो वो भारतीय संख्या पद्धति होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी है जो मैं आपको अभी बढ़ाऊँगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। ये क्रम सीधे हाथ से शुरू होकर उल्टे हाथ की तरफ ही संख्याओं पर लिखा जाएगा। अब इन्हें कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। हालांकि इसे लिखने के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है सेपरेट, कक्षा 5 के लिए जब कोर्स पढ़ाया था गणित का। उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको आते हैं तो एक रिवीजन के तौर पर आप यहीं देख लें। सबसे पहले इन अंकों के ऊपर इसी क्रम को लिखेंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा क्रम है संख्याओं का। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको? इकाई, दहाई हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं, सैकड़ा वाला हमेशा अकेला, हजार, 10,000 वाले एक साथ और लाख, 10 लाख वाले एक साथ। ये हमारा क्रम होता है इसमें संख्याओं को लिखने का। इकाई, दहाई वाले हमेशा एक साथ तो उनके नीचे एक लाइन खींच देंगे। सैकड़े वाला हमेशा अकेला रहेगा तो एक लाइन, बाकी हजार, 10,000, लाख, 10 लाख वो एक साथ। अगर 10 लाख नहीं होता तो लाख वाले के नीचे हम एक लाइन खींचते। इसी हिसाब से लिख देंगे, जैसे 2 लाइन खींच रहे हैं। 54 किसके नीचे? लाख के नीचे है, तो हम लिख देंगे इसे 54 लाख। हजार के लिए कितना है? 9, 9,000। सैकड़े के नीचे कितना है? 7, 700। और इकाई, दहाई मिला के एक साथ 42। जौन सा अक्षर जिस स्थानीय मान के नीचे है उसी के अनुसार उसे लिख देंगे। लाख के नीचे 54 है तो 54 लाख, हजार के नीचे केवल 9 लिख रहा है तो 9,000, क्योंकि 0 और 9 का मतलब 9 होगा। सैकड़े के नीचे 7 है तो 700 और लास्ट में 42। ऐसे इन पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ तक पहुंच गया। तो क्या करेंगे? इकाई, दहाई वाले एक साथ, सैकड़ा अकेला, हजार, 10,000 एक साथ, लाख, 10 लाख एक साथ और करोड़ आएगा फिर अकेला। तो ये आ जाएगा हमारा 8 करोड़। ठीक है, लाख के नीचे कितना? 71, 71 लाख। हजार के नीचे कितना है? 40, 40,000। सैकड़े के नीचे कितना है? 4, 400 और इकाई, दहाई के नीचे कितना है? 35। 8 करोड़ 71 लाख 40,000 435। अगला है, इसमें भी इकाई, दहाई लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
10 करोड़। इस पर भी वही क्रम बना देते हैं, इकाई दहाई वाले एक साथ, सैकड़ा अकेला, हज़ार 10,000 एक साथ, लाख 10 लाख एक साथ, करोड़ 10 करोड़ एक साथ। तो करोड़ 10 करोड़ के नीचे 91 लिख रहा है तो ये हो जाएगा 91 करोड़, और लाख 10 लाख हमारे साथ हैं तो 7 लाख, हज़ार 10,000 के नीचे 10,000, सैकड़े के नीचे हमारा कुछ नहीं है तो जीरो है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और लास्ट में इकाई दहाई वाला एक साथ है तो हो जाएगा 10। 91 करोड़ 7 लाख 10,000 10। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसका उल्टा पढ़ते हैं, इस बार शब्दों में दे रखा है और हम अंकों में लिखना सीखेंगे। 5 करोड़ 30 लाख 7,905 को हमें लिखना है अंकों में। तो देखिए, अंकों में लिखने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है, केवल शुरू वाले इन 2 अक्षरों से पता चल जाएगा हमें कहाँ तक के संख्याएं लिखनी है, क्योंकि हमें इकाई दहाई लिखना पड़ेगा जब ही हम लिखेंगे। तो बताता हूँ आपको, देखो यहाँ करोड़ है तो हमें करोड़ तक तो लिखना ही है। ये संख्या 10 से छोटी है मतलब करोड़ तक लिखेंगे। अगर ये संख्या 5 की जगह 15 होती या 11 होती या कुछ भी होती 10 से बड़ी, या 10 से बड़ी, तो हम 10 करोड़ तक की संख्याएं लिखते। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई हमें करोड़ तक लिखना है बस केवल, क्योंकि यहाँ पर करोड़ है और ये 10 से छोटी है। दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, अब करोड़ के नीचे लिख दीजिए 5। 30 लाख, 30 लाख ये लाख 10 लाख दोनों के नीचे लिखा जाएगा क्योंकि ये 2 दहाई में आ रहा है। 7,000, 7,000 केवल इकाई है तो वो हज़ार वाले के नीचे लिखा जाएगा, दहाई वाले के नीचे 0। इसका ध्यान रखें, आप कहीं यहाँ 7 लिख के यहाँ 0 मत लगा देना, 70 हो जाएगा वो। 905 सैकड़े के नीचे 9 और 5 हमारा इकाई में यहाँ लग जाएगा 0। ठीक, 10 अरब 9,25,760। तो 10 है और अरब है, तो मैंने बताया था अगर ये संख्या 10 से बड़ी है या 10 है तो 10 अरब तक की ही इसमें बिंदी लगेंगी। तो 10 अरब तक हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। ठीक है, तो 10 अरब, तो अरब और 10 अरब के नीचे दोनों के नीचे मिला के आ जाएगा 10। 9 लाख, देखिए करोड़ इसमें है ही नहीं, सीधे 9 लाख है, वो भी इकाई में लाख है तो लाख केवल यहाँ आएगा, बाकी ये तीनों 0। करोड़ तो है ही नहीं और ये 10 से छोटा है तो ये हो गया लाख। 25,000 तो यहाँ आ जाएगा 25,000। 700 सैकड़े के नीचे 7 और ये हो गया 60। 10 अरब 9,25,760। आगे है 37 करोड़ 70 लाख 202। 37 करोड़ 70 लाख 202। तो देखिए करोड़ भी है और 37 है, 37 10 से बड़ा है तो कहाँ तक की लगाएंगे, 10 करोड़ तक की। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो करोड़ और 10 करोड़ के नीचे मिलाकर आ जाएगा हमारा 37। 70 लाख, लाख 10 लाख दोनों के नीचे मिला के 70। 200 सैकड़े के नीचे 2 और लास्ट में इकाई में 2, बाकी हज़ार इसमें है नहीं और दहाई में भी इसमें आएगा 0। तो ये हमने आपको सिखाया है भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में लिखना। अब सिखाते हैं हम आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखना, जो कि विदेशों में चलती है, हमारी संख्या पद्धति नहीं है वो। उस संख्या पद्धति के अनुसार हम आपको लिखना सिखाएंगे। इसमें इकाई दहाई नहीं होता है, इकाई दहाई सैकड़ा तक, हज़ार तक होगा, 10,000 तक होगा, उसके बाद फिर बदल जाता है। तो इसका क्रम क्या है वो पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, वहाँ पर फिर लाख आता था, वहाँ लाख नहीं है, वहाँ है 100,000। उसके बाद करोड़ वरोड़ सब खत्म हो जाता है, आता मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरीके का ये क्रम फिर चलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले हम शब्दों में लिखना सीखेंगे। ये गलत लिख गया यहाँ पर, हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, तो आप इन्हें लिख ही लेंगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार आप इन्हें कैसे लिखते हैं। लिखने का क्रम वही है, देखिए इकाई लिखो, दहाई लिखो, सैकड़ा लिखो, हज़ार, 10,000 और फिर लाख नहीं यहाँ आएगा 100,000 और फिर मिलियन। अब वहाँ पे क्या होता था, इकाई दहाई वाला एक साथ, सैकड़ा अकेला, 1000 10,000 एक साथ, वहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर केवल 3 3 के नीचे खींचो, 3 ये, अब ये अकेला रह गया तो अकेला, 2 होते तो 2, 3 होते तो फिर तीनों आ ही जाते, और उस हिसाब से लिख दीजिए। मिलियन के नीचे कितना है, 7, यानी कि इसमें 3 3 के ही बनाने हमें,
7 मिलियन। और फिर ये तीनों एक साथ पढ़े जाएंगे, 434,000, 434,000, और लास्ट वाला एक साथ 216। ठीक, इस पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख नहीं आएगा, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो तीन ये एक साथ, हजार वाले एक साथ और मिलियन वाले एक साथ। तो मिलियन के नीचे कितना है, 80 है, तो ये हो जाएगा हमारा 80 मिलियन। हजार के नीचे 754, 754,000, और लास्ट वाला ये एक साथ पढ़ा जाएगा 620। 80 मिलियन 754,620। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। हो सकता है ये लिखा आ जाए, आपको ये पूछे, वो भी हम सिखाएंगे इससे कैसे लिखेंगे। इस पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये तीन एक साथ, ये तीन एक साथ, ये तीन एक साथ। तो ये हमारा 974 किसके नीचे है, मिलियन के। तो लिखेंगे इसे 974 मिलियन, और हजार के नीचे कितना है, 210, 210,000, और जी लास्ट वाला एक साथ लिखा जाएगा 701। तो इसे लिखना थोड़ा सा हमारा भारतीय संख्या पद्धति से आसान है। अब इसका उल्टा कर देते हैं हम। अब अंकों में लिखना सीखेंगे। शब्द दे रखे हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार, और अंकों में लिखना है। शब्द है हमारा पहला 5,762,313। तो 5 मिलियन है, मतलब मिलियन तक की लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये आपको सवाल स्पीड से भी करने हैं पेपर में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये केवल प्रवेश परीक्षा है, कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका। तो प्रवेश परीक्षा के हिसाब से मैं तेज़ी से ही आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप स्पीड बन सके। 100,000, उसके बाद मिलियन। तो मिलियन के नीचे 5 आ जाएगा, 762,000 इन तीनों के नीचे लिखा आएगा, और 313 यहाँ आएगा। ठीक है, 312 मिलियन 70,202। तो 312 मिलियन है, मतलब 100 मिलियन तक की हम लगाएंगे, क्योंकि 312 मिलियन आएगा। तो तीनों मिलियन हमें लिखने हैं, यानी कि 100 मिलियन तक के लिखेंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 312 तो यहाँ आ जाएगा, 70,000 तो यहाँ आएगा, 202 यहाँ आएगा, और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। 70,000 यहाँ मत लिखना, वरना वो 700,000 हो जाएगा। 18 बिलियन, 18 मिलियन, 18,218। तो ये बिलियन तक पहुँच रहा है, वो भी 18, यानी कि हमें 10 बिलियन तक लगाना होगा, क्योंकि ये दहाई तक जा रहा है, 18 तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसके बाद बिलियन और 10 बिलियन। 10 बिलियन को दे और बे लिख सकते हैं, कहीं आपको समझ में ना आ रहा हूँ, मैं 10 मिलियन है शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो 18 बिलियन है, तो 18 यहाँ लिख दिया। 18 मिलियन है, तो यहाँ लिखेंगे सैकड़े वाले के नीचे 0। 18,000 है, तो यहाँ लिखेंगे इस 100,000 वाले के नीचे 0, और 218 लास्ट में, इस तरीके से। ठीक है, तो भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार हमने आपको अंकों शब्दों में संख्या और शब्दों से अंकों में लिखना सिखा दिया है। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, अभी केवल 2 टॉपिक खत्म हुए हैं, आगे और भी टॉपिक हैं। उसके बाद 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाए हैं। आगे है हमारा रोमन अंक। देखिए रोमन अंक क्या होता है, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है अलग से पढ़ाई के लिए।
आपकी एग्ज़ाम के लिए, नॉट ए प्रवेश परीक्षा के लिए, केवल एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए तो एक बड़ी वीडियो है वो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। पर प्रवेश परीक्षा के लिए मैंने आपको इसमें भी दोबारा समझाने का पूरा प्रयास किया है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो आप रोमन अंक को वहाँ पर जाकर और डिटेल में समझ सकते हैं। तो देखिए, रोमन अंक लिखने के लिए क्या होता है कि हमें संख्याओं को ए से ABCD की उसमें लिखना होता है अल्फ़ाबेट में, और सारे अक्षर यूज नहीं होते हैं, कुछ ही अक्षर यूज होते हैं, उनका क्रम भी निश्चित है। जैसे 1 है तो केवल हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, 5 है तो उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, V समझ सकते हैं इसे I समझ लेंगे, इसे V। 10 है तो उसे X, 50 है तो L, 100 है तो C, 500 है तो M और 1000 है तो D। इस तरीके से हम लिखते हैं रोमन में अंकों को। अब 40 को देखिए X और L। सबसे पहली बात आपको बता दूं, अगर बाईं तरफ यानी कि जैसे L मतलब 50 है और बाईं तरफ कोई संख्या लिख रही है, इसका मतलब हम इसमें से इसे घटा रहे हैं, और दाईं तरफ लिख रही है तो हम उसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये 50 में से 10 हमने घटा दिया क्योंकि बाईं तरफ है। अगर हम इसके आगे लिखते हैं X तो कितना हो जाता है 50 और 10 जोड़ के 60। सबसे पहली बात आपको ये संकेत पता होने चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि बाईं तरफ लिखेंगे तो घटाना है और दाईं तरफ लिखेंगे तो जोड़ना है। ठीक, अब जैसे 45 है तो 45 को लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 40 लिखना होगा, और 40 लिखने का तरीका ये मत कर लेना X X X X, ये गलत है, ये है रॉन्ग। 3 बार से ज़्यादा कोई भी अक्षर एक साथ यूज नहीं होगा। अगर 4 बार यूज हो रहा समझ लो गलत है। तो 40 लिखने का तरीका ये हो जाएगा, फिर ये हो गया 40 और इसके बाद 45 तो ये हो गया 5। आगे लिखा तो जोड़ गया एक, ये 40 है और 5 हो गया 45। ठीक, 175 लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 100 लिखेंगे, C मतलब 100 हो गया, फिर L लिखेंगे 100 और 50, 150, 160, 170 और 175। कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा एक साथ यूज नहीं हुई है तो ये हमारा सही है। 257 लिखना है तो सबसे पहले तो 100 और 200, 50 और 5 55, 56 57। कितना आसान है लिखना इन्हें। 472 को लिखना तो पहले हमें 400 को लिखना आना चाहिए। देखिए 400 को ऐसे लिखेंगे हम, 400 को 4 बार C C C C लिख देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो 400 लिखने के लिए हमारा है C और M, यानी कि 500 में से 100 कम। M मतलब 500 मैंने लिख रखा है और उल्टे हाथ की तरफ लिखा है मतलब बाईं तरफ, तो मतलब 100 घटाया तो कितना हो गया 400। तो 400 के बाद फिर 72 लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले 50 लिखेंगे, ये हो गया 450, 460, 470 और 2 72, तो ये हो गया हमारा 472। 590 लिखना है तो पहले 500 लिखो M और फिर 90 के लिए हमें पता ही है क्या होता है X और C, M X C। 670 लिखना है तो पहले 600 लिखेंगे, देखिए 500 हो गया, 600 हो गया, 650, 60 और 70, ये और भी आसान। 750 को लिखना है तो पहले 500, 600, 700 और 50, ये हो गया 750। 975 को लिखने के लिए पहले 900 लिखना पड़ेगा। 900 लिखने के लिए क्या करेंगे, ये रहा 900 का C और D, मतलब 1000 में से 100 कम 900 हो गया, 950, 960, 970 और 975। आगे की तरफ लिखते जोड़ते चले जाइए, 900 हो गया, 950, 960, 970 और 975। तो एक तो ये 4 आपको पता होने चाहिए, ऊपर से ये क्रम आपको पता होना चाहिए। डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपको आते हैं तो रिवाइज के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया है। 1 नंबर का प्रश्न इस अभ्यास में से पूछा जाएगा। आगे है स्थानीय मान व जातीय मान। अब देखिए स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है वो बता दें कि जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान होता है, वो संख्या क्या है। जैसे ये संख्या है 7479071960, इसमें जातीय मान किसी भी अंक का वही संख्या होती है। जैसे कोई पूछे 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 9 का 9, 1 का 1, 7 का 7, 9 का 9, 7 का 7, 4 का 4, 7 का 7। यानी कि जातीय मान पर संख्या कोई से भी स्थान पर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्थानीय मान का मतलब है कि संख्या इसमें कौन से स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, हजार पर है, लाख पर है, कौन से स्थान पर है उस पर लिखना पड़ता है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 कोई से भी स्थान पर हो उसका स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। स्थानीय मान का मतलब जो मैंने अभी आपको संख्या पद्धति में सिखाया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इसी को हम संख्या पद्धति में
स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे। जीरो का स्थानीय मान किसी भी स्थान पर हो हमेशा जीरो होता है, चाहे वो कहीं भी होगा। यहाँ पर है तो अभी ज़ीरो है, यहाँ है तो अभी ज़ीरो है, अगर यहाँ होगा तो अभी क्या होगा, उसका स्थानीय मान ज़ीरो ही होगा। 6 का स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान 6, इसके आगे कितने अंक हैं उतनी हम इसमें लगा देते हैं जीरो, यानी कि यहाँ पर 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60, क्योंकि ढाई के अंक पर है। 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 क्या है, कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो। 1 का स्थानीय मान 1 क्या है, कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3, तो लगा देंगे यहाँ पर हम 3 जीरो, यानी कि 10,000। ये हमारा 1000, 3 जीरो लगाएंगे तो ये हमारा 1000वें स्थान पर है। 7 का निकालना है तो 7 क्या आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4 जीरो। ज़ीरो का ज़ीरो होता है कोई से भी स्थान पर हो। 9 का निकालना है, 10 लाखवें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगी। 7 का निकालना है तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। 4 हमारा 10 करोड़ स्थान पर है, इसके आगे लगाएंगे स्थानीय मान के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। और 7 हमारा अरब के स्थान पर है और यहाँ पर लगाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। तो ये हमारा स्थानीय मान है। स्थानीय मान का एक प्रश्न पिछले 2-3 सालों से नवोदय प्रवेश परीक्षा में ज़रूर पूछा जा रहा है, वो हम लास्ट में जब सवाल बताएंगे आपको उसमें हमने बताया है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है, जिस भी अंक का निकालना है उसके आगे देखेंगे कितनी संख्याएं हैं उतनी हम जीरो लगा देंगे। अब चलते हैं अगली टाइप के प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंकों के आधार पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पता करना। ये आपको पता करना आना चाहिए, इसमें ना कोई फॉर्मूला लगाना ना जोड़ घटाना करना है। मैंने एक सारणी के रूप में दिखा रखा है, बस आपको बता देता हूँ उसमें ट्रिक क्या है। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10 और सबसे बड़ी है 99। 3 अंकों की है 100, सबसे बड़ी है 999। 4 अंकों की है 1000 और सबसे बड़ी है 9999। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, जब भी बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो जितने अंकों की पूछ रहे हैं उतनी बार 9 आ रहा है। 2 अंकों की पूछी है 2 बार 9 आ गया, 3 अंकों की पूछी है 3 बार 9 आ गया, 4 अंकों की पूछी है 4 बार 9 आ गया। और जब भी छोटी संख्या निकालनी है तो जितने अंकों की पूछी है एक तो आएगा ही, तो एक कम जीरो लगेगी। 2 अंकों की पूछी है तो 1 जीरो लगेगी, 3 अंकों की पूछी है तो 2 जीरो लग रही हैं, 4 अंकों की पूछी है तो 3 जीरो लग रही हैं, 5 अंकों की पूछी है तो 4 जीरो। इस तरीके से हमारी जीरो इसमें आ रही है। ठीक है, तो अंकों के आधार पर आपको सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या प्रश्न में विकल्प में आ सकती है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए, तो इन दोनों को आपको घटा के दिखा देना है। या ये क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की बड़ी संख्या का निकालना अंतर, तो इन दोनों को घटा देना है। योगफल पूछेगा तो जोड़ देना है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विभाज्यता की जांच। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसे थोड़ा धीरे धीरे और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपके इस एग्ज़ाम में आने की उम्मीद इस बार पूरी है। पिछली बार भी आए हैं, पिछले कुछ सालों में से कभी आया है कभी नहीं आया है, पर इस तरीके का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो हम ऐसे शॉर्ट तरीके से कैसे पता करेंगे, देखिए वैसे विभाज्यता की जांच करनी है आपको तो 4 विकल्प दिए होंगे, भाग करिए और देखिए, क्योंकि वहाँ चेक करने वाला तो कोई है नहीं, आप जो टिक लगा देंगे वही आंसर माना जाएगा। पर हम क्या करेंगे, हमें शॉर्ट तरीके कम से कम समय में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसलिए हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप विभाज्यता की जाँच बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब होता है अगर 2 से किसी संख्या में भाग करें तो शेषफल बचे ही ना कुछ, मतलब वो पूरी कट जाए, उसे कहते हैं विभाज्यता। तो ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, मैंने लिखी हैं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं और मुझे इसमें बिना भाग करे ऐसे ही पता करना है कि इसमें से कौन सी 2 से कटेगी और कौन सी 2 से नहीं कटेगी। तो 2 से विभाज्यता की जाँच करना सबसे आसान है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 से कट रहा हो वो संख्या 2 से कट जाती है, या तो 0 हो इकाई का अंक या फिर 2 से कट रहा हो। जैसे ये 2 से कट जाएगा एक बार तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। इसमें 1 आ रहा है मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसमें 8 आ रहा है 2 से कटेगा 4 बार मतलब ये 2 से विभाज्य है। 0 वाला भी होता है वो विभाज्य होता है। 6 आ रहा है 2 से कटेगा 3 बार तो ये भी विभाज्य है। तो देखिए मैंने बिना भाग किए कितनी आसानी से पता कर लिया कि कौन कौन सी संख्याएं हमारी विभाज्य हैं। उसके बाद 3 से विभाज्यता की जांच करनी है, वो भी बहुत आसान है। केवल हमें अंकों को जोड़ना है, अगर वो अंकों का जोड़ 3 से कट जाए पूरा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य
हो जाती है। तो जोड़ेंगे अंकों को, 7 और 2 हो गए 9, 9 और 4 13, 14 और 7 होते हैं 21, और 21 और 5 हुए 26। तो ये तो 26 आए, 26 3 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या हमारी 2 से नहीं कट रही है। इसके अंकों को जोड़ेंगे, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 और 4 33। तो ये आए 33, 33 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार, मतलब कट रहा है पूरा पूरा। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है। इसे देखेंगे, 7 और 3 10, 10 14 15 19, 19 और 9 28, 28 और 7 35, 36 37, 37 आया, 3 से नहीं कटती है 37, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसे जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20 और 2 22 और 4 26 और 7 33, 34 35 आया, तो ये वाली संख्या भी हमारी नहीं कटेगी। तो कुल मिला के संख्या 3 से कौन सी कटती है? जिसमें उसका अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। तो केवल 33 ऐसी संख्या 3 से कट रही है, इसलिए इन चारों में केवल इस वाले उत्तर पे हम निशान पेपर में ऐसे लगा सकते हैं। अगर मान लो पेपर में चारों दिए हैं और हमें पूछा गया कि 3 से बताइए कौन सी विभाज्य है, तो बिना भाग के फटाफट से हमने देखिए पता कर लिया कौन सी विभाज्य है। अब अगली 4 से विभाज्यता, कैसे पता करेंगे कोई सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी नहीं है? देखिए, 4 से विभाज्यता की जांच करना भी बेहद आसान है। उसके लिए क्या करेंगे, हम केवल इकाई और दहाई के अंक देखेंगे, यानी कि इकाई दहाई के अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य है, वरना तो नहीं है। तो देखिए, इकाई का अंक देखिए 64, 64 में 4 से भाग चला जाएगा, इसे तो हम फटाफट से करके देख सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 छक्की 24, चला गया कितनी बार? 16 बार। तो ये संख्या 4 से विभाज्य हो गई। देखिए, 92 में 4 से भाग चला जाएगा क्या? केवल इकाई दहाई के अंक में करके देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसमें भी चला गया 23 बार, तो ये भी हमारी 4 से विभाज्य है। 45 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक शेष बचेगा जरूर, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो केवल इकाई दहाई के अंक को हम गौर करके पता कर सकते हैं कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी नहीं है। आगे है 5 से विभाज्यता। कैसे पता करेंगे संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है? वो भी बेहद आसान है, जैसे 2 से विभाज्यता थी वैसे ही, केवल इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य है, वरना नहीं है। दोबारा बताता हूँ, इकाई का अंक यदि 5 है या फिर 0 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए, इसमें इकाई का अंक 5 है, मतलब ये 5 से विभाज्य है। इसमें 0 है, मतलब ये विभाज्य है। इसमें 4 है, मतलब ये विभाज्य नहीं है। ये 2 से विभाज्य हो, क्योंकि इसकी दो से विभाज्यता वाली शर्त ये जो है फुलफिल कर रही है। ये 5 से विभाज्य है। समझ में आ गया आपको 5 से विभाज्यता? जितनी भी अब तक विभाज्यता समझाई है समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं 6 से विभाज्यता पर। इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। कैसे पता करेंगे कोई संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है बिना भाग किए? तो देखिए, 6 हमारा किस किस गुणा करके आता है? 2 की और 3 की। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 2 से और 3 से, दोनों से ही विभाज्यता के नियमों को फॉलो कर रही है, यानी कि दोनों के विभाज्यता से नियम उसमें लग रहे हैं, तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक, देखिए पहले इसी संख्या को पता करते हैं कि ये 6 से कट रही है नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इकाई के अंक को देखेंगे। ये 2 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे ये 3 से हो रही है नहीं हो रही है, तो इन्हें अंकों को जोड़ेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया अभी? अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 और 3, 2 और 1 3, 12 और 6 18, तो 18 3 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार, मतलब ये 3 से विभाजित हो रही है। तो 2 और 3 दोनों से हो रही है, मतलब ये 6 से विभाजित हो रही है। इसे देखते हैं, देखो इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है, मतलब ये 2 से विभाजित हमारी हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। 3 से विभाजित के लिए क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 13 14 15, 15 3 से कट जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी 3 से भी विभाजित हो रही है, यानी कि पूरी संख्या हमारी 6 से विभाजित हो रही है। इस बड़ी संख्या को देख लेते हैं। देखिए, इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित है, 2 से तो ये विभाजित है, क्योंकि इकाई वाला अंक 2 से कट रहा है। अब अंकों को जोड़ के देखेंगे। 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20, 21 22, 23 और 5 28, 2 30 और 6 36 आया। और 36 में 3 से जब हम भाग करके देखेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, मतलब ये हमारी 3 से भी विभाजित है।
तो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये 6 से भी कट रही है। ये भी 6 से पूरी कट जाएगी, इसे भी आप करके देखेंगे तो ये भी 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से विभाजित मैंने आपको बता दिए हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 2 से वो कटती है जिसके इकाई का अंक 2 से कट रहा हो या 0 हो। 3 से वो कटती है जिसके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा हो। 4 से कटने के देखने के लिए इकाई धाई के अंक 4 से विभाजित करने पड़ेंगे। 5 से चेक करनी है तो इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, और 6 से करनी है तो 2 या 3 से विभाज्य हो, तो वो 6 से विभाज्य होगी। अब आते हैं 7 पे विभाज्यता पे। ये थोड़ी सी अलग है 7 की विभाज्यता। कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है? इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ी सी अलग है। अगर कोई संख्या दे रखी है और हमें ये बताना है 7 से कटेगी या नहीं कटेगी पूरी पूरी, तो क्या करेंगे, हम संख्या को पहले सीधे हाथ की तरफ से, ध्यान रखना, इस तरफ से 3 3 करके लाइन खींच देंगे। 3 संख्याएं ये हो गई और 3 संख्याएं ये हो गई, ठीक है। उसके बाद इसे मान लेंगे जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो एक एक छोड़ के अंकों को जोड़ेंगे। जैसे पहले वाले को तीसरे वाले के साथ जोड़ेंगे और दूसरा वाला तो अकेला, मान लो चौथी ही बन जाती, तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इससे ज़्यादा अंकों की संख्या आपके में आएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बन सकते, मैक्सिमम वैसे तो 3 ही बनेंगे। तो पहले और तीसरे वाले को जोड़िए और फिर इसे आपस में घटाइए। अगर वो संख्या या तो 0 आ जाए या 7 से कट जाए तो समझ लीजिए पूरी संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। समझ में आया? नहीं आया दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले तो आप 3 3 संख्याओं का लाइन खींच लीजिए इस हाथ की तरफ से, इधर से मत खींच दिएगा, सीधे हाथ की तरफ से 3 3 पर लाइन खींचिए। उसके बाद पहली वाली और तीसरी वाली को जोड़िए, 368 में 61, ये आया हमारा 429। और फिर इसमें से इसे घटाइए, यानी कि दूसरे में से, ये आया हमारा 1, ये 6 में से 2 गए 4 और 8 में 4 गए 4, 441 आया है हमारा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। और अगर ये 7 से कट जाएगा तो समझ लीजिए पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो ये 7 से कट जाएगा, इसमें 7 से भाग करेंगे ना हम अलग से, तो ये हमारा भाग जाएगा 63 बार। इतनी बड़ी संख्या में भाग करने से अच्छा छोटे से में भाग कर सकते हैं। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता घटा के तो फिर तो भी ये 7 से कट जाए, यानी कि 0 आ जाए या ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाए। जैसे इसे देखेंगे सवाल को, देखिए सबसे पहले 3 3 लाइन खींचो, 3 और 3। अब इसे और इसे जोड़ दो, 375 और 59 को, 9 और 5 14 हासिल का 1, 7 और 5 12 और 1 13 हासिल का 1, 3 3 6, 3 और 1 4। अब 434 में से इसे घटा दो 665 में से, क्योंकि पहले और तीसरे को जोड़ा है, दूसरे को घटाना है। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, 231 आया कुल मिला के हमारा। अब 231 को 7 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 33 बार। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता ना तो ये हमारी संख्या नहीं कटती। ऐसा नहीं है कि हमें बीच वाली में से घटाना, जो भी बड़ी होगी उसमें छोटी घटाना, मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो उसी में से हम घटाएंगे। समझ में आ गया? अब 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 अक्षर देखेंगे। देखिए 2 से विभाज्यता में पहला देखते हैं, 4 से में 2 देखते हैं, 8 से में तीनों देखेंगे। अगर ये तीनों अंक जो है इकाई दहाई सैकड़ा के अंक मिला के 8 से कट रहे हैं तो समझ लीजिए वो पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। तो ये 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है वो चेक करें, कैसे करेंगे, 8 से भाग करके देख लेना बस 3 अंकों में, 16 बार चला जाएगा, मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। 8 से भाग करेंगे जब 128 में, 8 एकम 8 और 8 से 48, कट गया ना कितनी बार, 16 बार। 16 से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 216 में भाग करके देख लो 8 से, 3 अंकों में करके देखना, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, कितनी बार गया, 27 बार, मतलब 0 बचा शेष, तो मतलब ये भी संख्या हमारी 8 से कट रही है। तो 8 से विभाज्यता की जांच करनी तो कौन से अंक देखेंगे, लास्ट के 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर ये 3 अंक हमारे 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आता है 9 से विभाज्यता। देखिए 9 से विभाज्यता मैंने आपको भी पढ़ाया है, 3 से विभाज्यता पढ़ाई थी ना अभी, ऐसी 9 से विभाज्यता होती है। अंकों का जोड़ करते थे उसमें, इसमें भी अंकों का जोड़ करेंगे। अंकों का जोड़ अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी।
तो अंकों को जोड़ेंगे, इसके कितना आएंगे देखो, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 9 होते हैं 37 और 2 हो गए 39। 39 क्या 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो ये हमारा आ गया। कटने का मतलब, मैं जो कटना कटना शब्द यूज कर रहा हूँ बार बार, कटने का मतलब है इससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसे जोड़ते हैं, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21 और 4 25 और 5 30, 30 और ये दोनों जुड़ के हो गए 45। तो ये हो गया 45। क्या ये 9 से कट जाएगा? हाँ जी, ये कट जाएगा 5 बार पूरा। तो ये संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। 4 उत्तर दे रखे होंगे, उसमें ये संख्या भी होगी, तो हमें इस पर निशान लगा देना है। तो 9 से विभाज्यता बिल्कुल सेम है किसकी? 3 से विभाज्यता की, और 2 4 और 8 की लगभग एक सी विभाज्यता है। अब आती है 11 से विभाज्यता। ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है? उसके लिए क्या करेंगे, हम संख्या पर एक एक छोड़ के निशान लगा लेंगे। जैसे पहली को तीसरी और पाँचवीं, दूसरी और चौथी, और छठी होती है तो छठी पे लगा लेते। और फिर ये नहीं जोड़ेंगे, जैसे 7 और 6 13 और 4 कितना हो गया 17, 4 और 1 कितना हो गया 5, इन दोनों को घटा कर दे कितना आ गया 12। क्या ये संख्या हमारी 4 7 और 3 10 और 6 16 हुआ है, 6 और 7 13 और 3 16। तो ये संख्या घट के कितनी आ रही है? 11 आ रही है। क्या 11 11 से कट जाएगी? हाँ जी कट जाएगी एक बार। इसका मतलब ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। समझ में आया? दोबारा बताता हूँ, एक एक अंक छोड़कर संख्याओं पर निशान लगाइए। पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, मतलब विषम संख्याओं को एक साथ जोड़ा 16 आया। सम संख्याओं वाले क्रम वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ा 5 आया। फिर दोनों को क्या करना है? घटाना है। जो संख्या आएगी अगर वो 0 आ जाएगी तो भी 11 से विभाज्य है, और अगर वो ऐसी संख्या आएगी जो 11 से कट रही होगी तो भी वो 11 से पूरी संख्या विभाज्य मानी जाएगी। जैसे इसमें करते हैं, देखिए इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, और इसको जोड़ेंगे इसके साथ और इसके साथ, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो जोड़ेंगे, देखिए 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, और इसे जोड़ेंगे 9 की 0 में जोड़ी तो 0, और 9 और 8 17। देखिए 17 माइनस 17 करेंगे, दोनों कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये संख्या भी कैसी है? 17 से, वो 11 से विभाज्य है। यानी कि 0 आ जाए या ऐसी संख्या है जो 11 से कट रही है, जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वो 11 से कट जाती है। अब आ जाते हैं हम 13 से विभाज्यता पर। देखिए 13 की विभाज्यता जो मैंने अभी 7 से विभाज्यता समझाई थी उसी तरह है। 7 से विभाज्यता मैंने क्या बताई थी, मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। 7 से विभाज्यता के लिए मैंने 3 संख्याओं के बाद लाइन खींची थी, फिर पहली और तीसरी को जोड़ के दूसरी में से घटाया था। अगर 0 आ जाती है, ऐसी संख्या 7 से कट रही है, तो पूरी संख्या 7 से कट जाती। तो ऐसे यहाँ करेंगे, 3 के बाद लाइन खींचेंगे, 3 और 3, इसको पहली को और तीसरी को जोड़ेंगे और दूसरी में से घटाएंगे। या तो 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या आ जाए जो 13 से कट रही हो, तो हम मान लेंगे पूरी संख्या 13 से कट रही है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 772 में 4 को, तो ये आ गया 776। पहला और तीसरा जोड़ लिया। दूसरे वाले को घटा देंगे, इसमें से 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, मतलब 715 आया। और 715 को जब 13 से भाग करेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, ये कट जाएगा, मतलब ये संख्या हमारी 13 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने घटाने में यहाँ से कैरी ले ली, जबकि कैरी वो जाएगा नहीं, वो एक ही बचेगा। समझ में आया? 7 से विभाज्यता है तो बिल्कुल सेम 13 से विभाज्यता वैसी है। जैसे ये है संख्या, 3 के बाद लाइन खींचेंगे, 3 के बाद लाइन खींचेंगे, इस वाली को और इस वाली को जोड़ना है, यानी कि पहले नंबर वाली और तीसरे नंबर वाली को जोड़ना है, दूसरे वाली को नहीं जोड़ना है, उसे घटाएंगे बाद में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे जब 149 और 110 को, तो ये आएगा जी 259। अब 779 में से 259 को करेंगे माइनस, ये बचे 520। अब 520 हमारी मेन संख्या, इसे 13 से भाग करके देखेंगे, अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो ठीक है, वरना तो नहीं। ये कट रही है 40 बार, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 13 से कट जाएगी। तो हमने आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 ये बताए हैं विभाज्यता की जांच करनी, कि ये संख्याएं बिना भाग करे हम छोटे ही समय में, कम ही समय में कैसे पता कर सकते हैं कि ये संख्याएं विभाजित हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है हमारा पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। देखिए इसके 3 नाम हैं।
उत्तरवर्ती कह दो, अनुवर्ती कह दो या परवर्ती कह दो, इससे हम मतलब एक ही निकालते हैं। अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है। पूर्ववर्ती का मतलब है एक घटाने पर, यानी कि किसी भी संख्या में से एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले की संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर 99 की पूर्ववर्ती कोई पूछेगा तो होगा 99 माइनस 1, कितना हो जाएगा 98। कोई पूछेगा 2000 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो 2000 माइनस 1 यानी कि 1999। कोई पूछेगा कि 10,000 क्या है, हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये मैंने अंकों के आधार पर छोटी बड़ी संख्याएं भी बताई हैं आपको। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर इसकी पूर्ववर्ती निकालेंगे तो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल कर आएगी। ये विकल्प का एक प्रश्न बन गया आपके लिए कि 5 अंकों की छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है, और ये आपको उत्तर 4 विकल्प दे रखे होंगे, एक ये संख्या 2-3 संख्या और दे रखी होंगी, तो आपको इस पर निशान लगाना है। तो पूर्ववर्ती आपको समझ में आ गई, किसी भी संख्या में से एक घटाने पर हमारी पूर्ववर्ती संख्या निकल के आ जाती है। ये एक विकल्प के लिए क्वेश्चन भी हमने आपको बताया, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब है उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती कह लो या परवर्ती कह लो, ये ठीक इसकी उल्टी है, ये एक जोड़ने पर आती है। जैसे मान लो आपको बताना है कि 499 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो हम क्या लिखेंगे 499 प्लस 1 यानी कि हो जाएगी 500। कोई आपसे पूछता है कि 2001 की अनुवर्ती बताओ तो 2001 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 2002। अगर प्रश्न ये आ गया पेपर में, जैसे ये प्रश्न है, ऐसे इससे भी बन के आ सकता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखकर उसकी पूर्ववर्ती बताओ कौन सी है। 4 विकल्प दे दिए, तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए आपको। 6 बार 9 लिखोगे, पूर्ववर्ती के लिए उसमें 1 जोड़ोगे तो ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी आ जाएगी। ये आएगी जोड़ के, इसका मतलब ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 4 विकल्प दे रखे होंगे, आपको इस पर निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये तो इसमें से सारा टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब शुरू होता है इसमें सबसे मेन काम। अब हमने क्या किया है, हमने कुछ ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो कि पिछली नवोदय परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछले साल जो भी नवोदय के पेपर हुए हैं पिछले 15-20 साल में, या 8-10 साल के पेपर उठा के, और हमने उनमें से जो भी इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं या हमें जो अब लग रहे हैं कि वो आ सकते हैं, हमने उन सब को लिखा है और अब हम उन्हें आपको पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। वीडियो अभी और लंबी थोड़ी होगी, ठीक है। तो हम अब उन क्वेश्चनों को पढ़ाना आपको शुरू करते हैं। मेन ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि क्वेश्चनों की ही आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो हो सकता है आपको आता हो, मैंने तो एक तेज़ रूप से इसे रिवीजन करा दिया है आपको सिलेबस का। अगर नहीं आता होगा तो इस तरीके से समझाया कि आप समझ जाएंगे ज़रूर। हालांकि मैंने थोड़ा स्पीड में कराया है क्योंकि मुझे और भी सिलेबस आपका कराना है। अब पहला सवाल है इसमें, जैसे संख्या 36240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग व अंतर क्या है। अब मैंने देखा यहाँ पर 2 चीज़ें भी लिखी हैं, योग और अंतर, पर आपके हो सकता है पेपर में जो केवल आए या तो योग आए या अंतर आए, पर मैं यहाँ आपको दोनों निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको सॉल्यूशन निकालना सिखा रहा हूँ, वहाँ पर तो सॉल्यूशन आपको फटाफट से करना है। और प्रश्न भी ऐसा आता है कि जल्दी हो जाए तो योग ही आएगा या अंतर आए, कोई एक चीज़ ही आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब पता होना चाहिए। वो मैंने आपको अभी सिलेबस में पढ़ा दिया है, जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सब मैं करवाने वाला हूँ। तो 36240 इसमें किसका निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा जी, 6 के आगे 1 2 3 जीरो, मैंने बताया जितने अंक होंगे उतनी जीरो लगा लेंगे। और जातीय मान मैंने बताया था, जिस किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है जो कि वह संख्या होती है, यानी कि 6 होगा। ये स्थानीय मान है, ये जातीय मान है। अब इन दोनों का योग निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6006। और क्या निकालना है जी, इसका अंतर निकालना है, तो इन दोनों को हम घटा देंगे, यानी कि 6000 और 6 माइनस कर देंगे, तो ये बचा 4995, 5994। समझ में आ गया। स्थानीय मान के सवाल अक्सर पेपर में आ रहे हैं आपके पिछले 2-3 सालों से, इसलिए इस तरीके के सवालों को जरूर कर लें। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है इसे मत भूल जाना। जातीय मान क्या होता है, क्योंकि स्थानीय मान तो आप पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो आप समझ गए होंगे।
जातीय मान को आप ना भूल जाना कि जातीय मान क्या होता है। अगला है 4 3 0 2 5 में जीरो का स्थानीय मान क्या है। देखिए मैंने जब आपको स्थानीय मान का सवाल अभी सिलेबस में पढ़ाया था तो मैंने बताया था जीरो किसी भी स्थान पर हो उसका स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो। तो इसमें जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो। 5 8 4 3 5 6 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। देखिए 5 के स्थानीय मानों का पूछा। देखिए 5 कितनी जगह आ रहा है इसमें, एक जगह, दो जगह। तो 5 इस सवाल में आ रहा है दो जगह। तो हमें इस 5 के स्थानीय मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पाँचों का स्थानीय मान निकाल लेंगे। सबसे पहले देंगे 5 आ कितनी जगह रहा है, दो जगह आ रहा है, तीन जगह आ रहा है, या एक ही जगह आ रहा है। एक जगह तो आएगा नहीं क्योंकि जब योगफल पूछा है तो समझ लीजिए वो दो जगह आ रहा है कम से कम, या तीन भी हो सकती है, चार भी। इसमें आ रहा है दो जगह। तो पहले इस वाले 5 का निकालेंगे तो इसके आगे तो एक है तो 50 हो गया। इस वाले 5 का निकालेंगे तो इसके आगे 1 2 3 4 5 अंक हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हमें तो फिलहाल जीरो से मतलब है, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्या निकालना है, इन दोनों का निकालना है हमको योगफल। तो योगफल लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 50 को इसमें जोड़ो तो ये होगा 0,5,0,0,0,5। ठीक है। हो सकता है विकल्प इस तरीके से हो कि ये अंकों में लिखा हो, यानी कि 5,50,000 लिखा हो। तो ये सवाल कब सब नवोदय की परीक्षाओं में पूरी तरह से आपको मानसिक रूप से परखते हैं कि आप कितना मानसिक रूप से तेज हैं। तो आपको बिल्कुल दिमाग को खोल के ही तैयारी करनी है नवोदय की, और खोल के ही आपको पेपर भी करना है। अगला सवाल है, ये अंकों की संख्या के आधार पर जो मैंने पढ़ाया था उसमें से है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। तो सबसे पहले ये दोनों संख्या आपको पता होनी चाहिए। मैंने अंकों के आधार पर संख्या आपको बताई है वीडियो में, इसी वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की। देखिए पेपर में तो आपके पास लिखने का टाइम होगा नहीं, आपको तो फटाक से लिख के झटाक से कर देना है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। तो देखिए मैंने बताया था बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो उतनी बार ही हम 9 लिखते हैं। जैसे 5 अंकों की तो 5 बार हम लिखेंगे 9। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या बताने के लिए मैंने क्या कहा था कि एक के आगे एक कम जीरो लगाएंगे। जैसे 4 अंकों की पूछिए तो हम कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, तो हो गए 4 अंक। अब क्या करना है, इनका योग करना है, तो योग कर दीजिए। इनका योग मतलब क्या होता है, जोड़। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो इसे लिखिए, इसके नीचे इसे लिखिए और इन्हें फिर आपस में जोड़िए। 9 9 9 10 और 10। ठीक है जी, ये जुड़ के आ गया हमारा 1,09,99। अगला भी इसी तरीके का है, 6 अंकों की सबसे बड़ी व 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है। यानी कि सबसे पहले लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और दोनों को इस बार घटाएंगे क्योंकि इस बार अंतर पूछा है। तो लिखेंगे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितनी बार 6 लिखेंगे हम, 1 2 3 9 लिखना है 6 बार। 6 मत लिख देना, 9 लिखना है। हमेशा 9 ही लिखते हैं, जितने अंकों की पूछो उतनी बार 9, बड़ी से बड़ी में। 5 अंकों की छोटी लिखनी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक के आगे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे क्योंकि 5 अंक बन गए। क्या निकालना है इनका, अंतर निकालना, मतलब दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 1। 9 में से 0 के 9 9 9 9 8 और ये बचे हमारे 9, यानी कि 9,89,999। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, 5
3, 0 और 9, ये 4 अलग अलग अंक हैं। संख्या मत समझ लेना, कॉमा लग रहा है मतलब ये एक अलग अलग अंक हैं से बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न है, बहुत छोटा सा है पर हो सकता है नवोदय में घुमाने के लिए आपको दे दें, आप इसकी समझ में ही ना आए फिर ये। तो ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन अंकों को लिख लेंगे 5, 3, 0 और 9। देखिए 0 दे के यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मान लो 4, 6, 9 और 5, ये भी 4 अंक है। देखिए इसमें 0 है नहीं है, इसमें 0 है। तो 0 होने पर क्या अंतर होता है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। आप दोनों को समझिए। अगर इसे करेंगे तो इसे लिखना सबसे आसान है संख्या का। इससे जो बनने वाली संख्या है इन्हीं 4 अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी हमारी वो बनेगी, सबसे बड़ा अंक लिखो पहले, फिर उससे छोटा अंक लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और सबसे छोटी संख्या जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये नियम है। नियम ये है उन संख्याओं के लिए जिसमें 0 नहीं आ रहा है। पहले बड़ा अंक, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा अंक, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। पर अगर 0 आ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या का नियम तो सेम रहता है। सबसे बड़ी संख्या इसी नियम से निकालेंगे जो इसमें मैंने बताया। पहले बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पर सबसे छोटी संख्या लिखने में थोड़ा नियम बदल जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे छोटा अंक क्या आएगा इसमें, 0, फिर 3, फिर 5, फिर 9। पर ये है गलत, क्योंकि 0 आ गया मतलब ये 3 अंकों की रहेगी संख्या और हमें लिखनी है 4 अंकों की। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पलट देते हैं बस, यानी कि सही उत्तर होगा 3, 0, 5, 9। समझ में आ गया आपको। 0 वाला ही सवाल इसलिए मैंने लिखा है, पर मैंने एक अलग से लिख के समझा भी दिया है आपको कि 0 अगर आ रहा है तो छोटी संख्या में पलट देंगे अंकों को, बड़ी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 84, 96, 32 की पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती में कितना अंतर है। मतलब सवाल में 3 चीज़ें पूछ ली हैं, पूर्ववर्ती भी पूछ ली है इसकी, उत्तरवर्ती भी पूछ लिया, फिर जो दोनों निकल के आएंगी उनका अंतर मतलब घटाना पूछ लिया। तो इसी तरीके के प्रश्न ज़्यादातर नवोदय में पूछे जाते हैं, जो आपकी कैलकुलेशन क्षमता को भी परखते हैं कि आप कितनी जल्दी जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो पूर्ववर्ती के लिए क्या करना बताया मैंने, पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, तो घटा दीजिए, ये आ गई पूर्ववर्ती। अनुवर्ती के लिए क्या बताया है, अनुवर्ती के लिए मैंने बताया इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये आ गई जी पूर्ववर्ती, ये अनुवर्ती। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकाल दीजिए। अनुवर्ती वाली संख्या में से पूर्ववर्ती वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। कितने का अंतर आ गया इनमें, 2 का अंतर आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 9, 0, 6, 7, 8 से बनने वाली निम्न संख्याएं। देखिए इसे आप गौर से समझिएगा, क्योंकि मैंने सवाल में 4 लिख दिया, आपके पेपर में केवल 1 आएगा, तो एक तरह से 4 सवाल हैं ये। 9, 0, 6, 7, 8 से बनने वाली निम्न संख्या लिखनी है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी बनेगी, सबसे छोटी विषम कौन सी बनेगी, सबसे बड़ी सम कौन सी बनेगी और सबसे बड़ी विषम कौन सी बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें सम विषम कौन सी होती है, वो मैंने बताया सबसे शुरू में ही वीडियो के। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सम, 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो विषम। ठीक है, तो सबसे छोटी सम बनानी है, तो छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या ये सम संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है। तो ये हमारा सवाल हो गया गलत। हमें यहीं से पता चल जाएगा कि ये हमारा सवाल हो गया गलत। तो सबसे छोटी सम संख्या के लिए सबसे छोटा जो इसमें सम अक्षर है, सबसे छोटा सम अक्षर सबसे पहले आएगा। 0 के अलावा, 0 के अलावा सबसे छोटा सम अक्षर सबसे पहले आएगा, उसके बाद 0 और उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 9 और उसके बाद फिर 8। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सम भी बन गई है और ये छोटी भी है। सम कैसे बन गई है, क्योंकि हमने एक सम अक्षर को लास्ट में लिख दिया है और इन दोनों सम में से जो छोटी संख्या है वो हमने लिखी है यहाँ पर। इसकी मतलब ये इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या है। देखिए अब आपको लिखनी है सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है ये, आपके सारे दिमाग को घुमा देगा, पर आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करके इसे सॉल्व करना सीखना है।
90678 से बनने वाली सबसे बड़ी सम संख्या लिखनी। सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती तो हम आराम से लिख देते 98760। पर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी हो और सम भी हो। तो सबसे बड़ी के लिए पहले सबसे बड़ा अक्षर देखेंगे कौन सा है, इसमें 9 है, लिख दिया। उसके बाद उससे छोटा 8, लिख दिया। अब हमारे पास 3 सम है, 8 है, 6 है, 0 है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 0 है। 9 8 सबसे बड़ी लिखनी है हमें, तो सबसे छोटा सम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ 0। अब आप देखेंगे, दिमाग लगा के देखिए, हाँ ये सम भी है और इसमें अंकों का घटता हुआ क्रम भी है। मतलब ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही हमने लिख दिया है। सम भी होना चाहिए और अंक घटते क्रम में भी हों। ये नहीं है कि यहाँ पर अंक जो है हमने 6 यहाँ लिख दिया, 0 यहाँ लिख दिया, तो वो छोटी नहीं होगी, सब बड़ी नहीं होगी सबसे। ठीक है, आगे है सबसे छोटी विषम संख्या। चारों अगर गौर से देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आए, पर इन दोनों के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे छोटी लिखनी है और विषम भी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे कौन सी है इनमें से। सबसे लास्ट अक्षर देखिए 1 2 3 4 5, तो सबसे लास्ट में विषम आना चाहिए। बस हमें इस पर ध्यान लगाना है कि सबसे लास्ट में विषम कौन कौन से हैं, इसमें 7 है और 9 है। तो सबसे लास्ट में इन दोनों में से कोई सा अंक आएगा, बाकी इन तीनों को हम लिखेंगे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जब छोटी संख्या बनेगी। तो सबसे छोटा अंक इसमें 0 है, पर 0 को शुरू में नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे शुरू में 6, उसके बाद 0 और फिर लिखेंगे हम 7, 6 0 7, फिर हम 8 लिखेंगे और लास्ट में हमारा 9 लिखना मजबूरी है, क्योंकि ये हमें विषम संख्या चाहिए, वो भी सबसे छोटी। तो ठीक है, ये हमारे बढ़ते क्रम में हो गए और ये हमारा सबसे छोटी विषम संख्या बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू में 6 ले लिया है। सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या के लिए सबसे बड़ा अक्षर सबसे पहले आना चाहिए। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसमें 9 है। 9 आने से ये सबसे बड़ी विषम संख्या बनेगी, क्योंकि दूसरी विषम जो अंक है वो लास्ट में हम लिख देंगे। अगर 7 ना होता, ध्यान से समझिएगा, इस वाले अंकों में अगर 7 ना होता और सबसे बड़ी विषम संख्या पूछी होती तो हमें मजबूरी थी इन तीनों में से ही कोई सा अंक लिखने, क्योंकि 9 को हमें लास्ट में लिखना पड़ता, तभी तो विषम बनती। पर इसमें क्या है, हमारे पास 7 भी है और सबसे बड़ी बनानी है, तो 9 लिखने से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 7। 7 लिखने से क्या हुआ कि ये विषम भी बन गई, और शुरू में 9 लिखने से क्या हुआ कि सबसे बड़ी भी हो गई। जितने अंक दे रखे हैं उनमें 9 सबसे बड़ा है इसलिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। चारों सवाल तो पेपर में नहीं आएंगे, कोई सा एक आ सकता है आपके लिए कि 4 अंक दे दिए और बताइए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, 100 मिलियन किसके बराबर है। 100 मिलियन किसके बराबर है, 1 करोड़ किसके बराबर है, 2 सवाल हैं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, आप तो या तो याद कर लें, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में लिख के बता दूंगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि ये आप या तो याद कर लें, या फिर आपको अगर करना तो 100 मिलियन लिख के देख लें। 100 मिलियन लिखने का तरीका क्या है, मैंने बताया था आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी वीडियो में सिखाया अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो 100 और बाकी सब 0 0 लगा दो। ये हमने अंकों में 100 मिलियन लिख दिया है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। भारतीय संख्या पद्धति में देखना तो कितना होगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है। तो भारतीय संख्या पद्धति में है ये 10 करोड़, तो इस पे हमें निशान लगा देना है। 4 विकल्प हमें दे रखे थे। तो हम ऐसे सवालों को क्या करेंगे, हम पहले उन्हें लिख लेंगे और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। ये उल्टा करना है, इसमें भारतीय संख्या पद्धति में दे रखा है और हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसे बताना है। तो 1 करोड़ को लिखना तो 1 करोड़ को लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये किसके बराबर हो गए हमारे, 10 मिलियन के। तो समझ में आ गया आपको, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। बाकी मैं आपको याद करने के लिए यहाँ कुछ लिख देता हूँ। देखिए 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो होता है वो होता है हमारा 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 मिलियन जो होंगे वो किसके बराबर होंगे जी, हमारे
1 करोड़ के बराबर। 100 मिलियन जो होंगे वो होंगे हमारे 10 करोड़ के बराबर। इसी तरीके से 1 बिलियन, 100 मिलियन के बाद तो फिर बिलियन शुरू होगा। 1 बिलियन जो होगा वो होगा हमारे 100 करोड़, और 100 करोड़ को हम क्या कहते हैं, 1 अरब के बराबर। 1 बिलियन मतलब 1 अरब हो गया। 10 बिलियन अगर आ जाए कहीं तो इसका मतलब है 10 अरब। तो ये आप या तो याद कर लीजिए या फिर आप इस तरीके से भी इन्हें हल कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल क्या उसे पढ़ते हैं और फिर उसे हल करेंगे। 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? यानी कि जो हमारी भारतीय संख्या पद्धति होती है उसमें 3 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है? 100 हो सकती हैं, 200, 300, 400। उसके विकल्प दिए होंगे 4 आपको, उसमें से आपको कोई से एक विकल्प को टिक करना है। तो देखिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर में तो आपको जल्दी से कर देना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ये मैंने आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ। अब क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं तो कैसे पता पड़ेगी? इसमें से इसे घटा के, पर एक हमें जोड़ना भी पड़ेगा। इसके बाद कोई संख्या 3 अंकों की नहीं होती जी। इससे नीचे जाएंगे तो 99 2 अंकों की आएगी, इससे ज़्यादा जाएंगे तो 1000 4 अंकों की आ जाएगी। तो 3 अंकों की जो संख्या है वो इससे और इसके बीच में ही है। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या कैसे पता पड़ेगी? इन दोनों को घटाकर। पर इसमें लास्ट में क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं एक हम? क्यों जोड़ रहे हैं हम एक? क्योंकि हम इसमें 100 को भी काउंट करते हैं। अगर हम इसमें से घटा देंगे तो 100 उसमें नहीं माना जाएगा, पर 100 भी तो 3 अंकों की संख्या है, इसलिए हमने बाद में एक जोड़ भी दिया। तो ये हमारा आ जाएगा 899 और एक हो गया हमारा 900। 900 संख्याएं हमारी होती हैं 3 अंकों की। ऐसे ही अगला सवाल है कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? तो 6 अंकों की संख्याओं के लिए सबसे पहले लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 1 के आगे 1 2 3 4 5 0। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अगर कूदेंगे तो 7 अंक रह जाएंगे। इसके बाद इससे पीछे को जाएंगे तो 5 अंक रह जाएंगे। यानी कि इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या 6 अंकों की होती हैं। फिर इसमें ऐसे ही करेंगे, कुल संख्याएं निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और +1 इसलिए क्योंकि हम इसे भी ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा घट के आ जाएगा, यहाँ घटा लो 9 9 9 9 9 9 में से 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 और 8, और इसमें एक जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 9 के आगे 5 0, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 9 लाख संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो 6 अंकों की होती हैं। समझ में आ गया आपको? एक जोड़ना आप भूल ना जाना पेपर में, वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब आता है सवाल नंबर 13, इसे पढ़ते हैं। सही क्रम बताइए। CDLM MLDC MDCL LCDM। देखिए आप ये मत सोचिए ABCD लिख रही है, ये रोमन अंक का सवाल है हमारा। तो रोमन अंक के सवालों के आधार पर हमें बताना कि सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका गणित में कितनी गिनती को ये निरूपित करता है। C हमारा 100 को करता है, D हमारा 500 को, L हमारा 50 को और M हमारा 1000 को। M हमारा 1000 को, L 50, D 100 और D 500 और C 100। अब देखिए कौन सा सही बैठेगा वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम लिख देते हैं। M हमारा 1000 है, D 500 है, C हमारा 100 है और L हमारा 50 है। 50 100 500 1000। तो हमें देखना है कि ये वाला क्रम हमें सही लग रहा है। देखिए ये बड़ा छोटा, ये वाला क्रम नहीं है, हमें लग रहा है ये वाला क्रम, ये तो उल्टा है। ये वाला क्रम हमें सबसे सही लग रहा है। 1000
500, 100, 50 घटते क्रम में है। m सबसे बड़ा है, d उससे छोटा है, c उससे छोटा है और l सबसे छोटा है। तो इसमें हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला आपका टिक कर देना है। आप इस सवाल को हल जब भी कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि इनका गणित में रूपांतरण कौन सा है, यानी कि m गणित में किस संख्या को निरूपित करता है। ठीक है। 14वां सवाल है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मैंने सबसे शुरू में बताया था वीडियो के। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी और पहाड़े में नहीं आती हैं, केवल अपने पहाड़े में आती हैं या एक में, एक से तो सभी आती हैं खैर। तो जो अपने ही पहाड़े में आते हैं और शुरू की 4 लिखनी है, प्रथम 4 यानी कोई सी भी 4 लिखनी, फिर उनका योग करना, योग मतलब जोड़। तो पहले प्रथम 4 लिख लेंगे हम, प्रथम 4 अभाज्य संख्या लिख लो। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। मैं दोबारा एक बात रिपीट करता हूँ, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, केवल एक यही है, विकल्प में प्रश्न बन जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, मैंने वहाँ भी बता दिया था। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो शुरू की 4 अभाज्य संख्याएं हमारी 2, 3, 5, 7, इनका योग करना है तो इन्हें जोड़ दीजिए। 2 + 3 + 5 + 7, यह आ जाएगा 7 और 5 12, 13 14 15 16 17। तो 17 पर हम इसमें लगा देंगे टिक। ठीक है। अगला है, ये हमारे विभाज्यता के नियम जो पढ़ाए थे मैंने उसके बारे में है। कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है? विभक्त का मतलब विभाजित है, यानी कि हमें चार उत्तर दे रखे हैं, इसमें से हमें एक उत्तर पर टिक लगाना है जो संख्या हमारी 9 से विभाजित है। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 9 से विभाजितता का नियम क्या है। ये मैंने आपको बताया अभी इसी वीडियो में कि वे संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर जो संख्या बने वो 9 से विभाजित हो जाए। तो हम सबके अंकों को जोड़ जोड़ के लिख देंगे उसके नीचे और फिर देखेंगे कौन सा उत्तर सही है। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 26 और 4 30। तो ये तो है नहीं, 30 9 से कटेगा नहीं। 9 और 3 12, 12 7 19, जीरो को छोड़ देंगे। 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25 और 4 29 और 5 34, ये भी नहीं है। 2 और 3 5 और 9 14 और 7 21 और 6 27, 27 और 9 36, ये वाला है उत्तर इसका। आगे करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। देखिए एग्ज़ाम में आपको टाइम भी बचाना होता है अपना। जब हमें पता पड़ा है कि तीसरे विकल्प तक आते आते हमें हमारा उत्तर मिल गया है तो चौथे को जोड़ के देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसी पर टिक लगा देंगे। अगला है, कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए 6 से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। 6 से विभाजिता के नियम के लिए मैंने बताया था कि इकाई का अंक जो है वो मतलब 6 से विभाजित होने वाली संख्या 2 से भी विभाजित हो रही हो और 3 से भी। तो देखिए ये सारी संख्या 2 से विभाजित हो रही हैं क्योंकि इन सबका इकाई का अंक कितना है? 2 से विभाजित वाला है। 6 है, 2 है, 6 है, 6 है। तो 2 से तो सारी विभाजित हो रही हैं। अब बात आती है 3 से, जो भी इनमें से 3 से विभाजित हो जाएगी वो समझ लो 6 से हो जाएगी। और 3 से विभाजिता का नियम वही है जो 9 से विभाजिता का है। अंकों को जोड़ेंगे, जो 3 से कट जाएगा तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं पहले। 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 6 18 हो गए। देखिए यही कट रहा है, इसी विकल्प को टिक कर दो, आगे करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। 6 और 2 8 और 3 11, 5 16 17, देखिए 17 आ रहा है। तो ये कोई सा नहीं आएगा, तो आगे करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। यहीं हम समय बचाएंगे अपना पेपर में और इसे हम टिक कर देंगे क्योंकि ये 2 से भी कट रही है और 18 योग आ रहा है जो कि 3 से भी कट जाएगा, मतलब ये 6 से हमारी विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने ये नवोदय प्रवेश परीक्षा या कोई भी कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा होगी उनके लिए। 5 7 6 और देखिए ये स्टार मान लीजिए आपके पेपर में, या खाली स्थान भी बना सकता है इस तरीके से। यहाँ पर x भी लिखा आ सकता है, कुछ भी, मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो आपको ज्ञात करनी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है इस तरीके से। पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताना, यानी कि यहाँ बताना हमें ऐसा कौन सा अक्षर आ जाए कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ लिख दें इन चारों विकल्पों में से कि जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित संख्या का नियम आपको पता ही है क्या होता है, अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए। तो मैं इसमें अंकों को जोड़ूंगा। देखिए 5 7 6 खाली स्थान और 9, कितना आएगा ये जोड़ो, खाली स्थान को छोड़ के जोड़ो बाकी सारे। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27।
देखिए ये पूरा पूरा इससे कट ही रहा है, पहले से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा ज़रूर। ये संख्या इसके बिना भी 3 से विभाजित हो रही है, अगर ये नहीं होती तो अभी 3 से विभाजित हो रही है, क्योंकि 27 आ रहा है, 3 से कट रहा है। पर हम यहाँ पर इसमें से कोई सा एक विकल्प छांटना है। तो अगर मैं 1 लिखूँगा तो 28 हो जाएगा, नहीं कटेगी। 2 लिखूँगा तो 29 हो जाएगा, नहीं कटेगी। 3 लिखूँगा अगर मैं यहाँ पर तो ये हो जाएगी हमारी 30, और 30 हमारा 3 से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो इसका उत्तर हमारा होगा सी। ठीक है, आपको दिमाग ये लगाना है, क्योंकि पेपर में संख्या ऐसी दे दी है जो पहले से ही कट रही है। अगर इसमें कहीं जीरो उत्तर होता, अगर मान लो एक विकल्प और होता 0 और ये 3 ना होता, तो फिर हम 0 को चुनते, क्योंकि 0 को जोड़ने पर ही 27 का 27 ही रहता और 3 से ये कट जाता। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। वो भी इसी तरीके से स्टार का मान निकालना है। 3 1 0 2 स्टार 8 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान है। यानी कि ये जो संख्या है पूरी 11 से विभाजित है, तो ये जो स्टार हो सकता है, खाली स्थान, क्वेश्चन मार्क, एक्स, कुछ भी हो सकता है पेपर में, उसका हमें मान बताना है। तो 11 से विभाजिता का नियम मैंने ये बताया था, मैं चलो दोबारा बताता हूँ। 3 1 0 2 खाली स्थान 8 6। नियम क्या बताया मैंने, ये बता देता हूँ। मैंने नियम ये बताया था कि पहले स्थान वाले, तीसरे स्थान वाले, 5वें स्थान वाले और 7वें वाले, यानी कि एक एक छोड़ के जोड़ो, और नीचे वाले दूसरा चौथे के साथ और छठे के साथ जोड़ के लिखो इन्हें। तो देखिए ये तो जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा कैसे, देखो 6 और ये छोड़ो, ये 0 और 9, तो ये तो 9 प्लस खाली स्थान हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। खाली स्थान को मैंने खाली स्थान ही मान लिया, आप एक्स भी मान सकते हो, क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हो, कुछ भी। और सम वालों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 1 11 हो गया। फिर इन दोनों को घटा के या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित संख्या, यानी 11 के पहाड़े की संख्या आनी चाहिए। तो इससे 0 बहुत आसानी से बन सकता है, 0 बहुत आसानी से बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ। 9 और 2 11 में से 11 के कितना आ गया, 0, और 0 आती समझ लो वो संख्या 11 से विभाजित हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो देखो 6 और 2 8 और 3 11, 8 और 2 10 और 1 11, तो इसका उत्तर होगा 2। ठीक, क्योंकि 11 माइनस 11 0, अगर 0 आ जाए या कोई संख्या 11 से विभाजित आ जाए, 11 22 33 44, ऐसी कोई संख्या घटा के आएगी तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ये है 11 से विभाज्यता का नियम। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां अंक एक साथ जोड़ो, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां, 8वां, 10वां एक साथ जोड़ो, दोनों को घटाओ, या तो 0 आए या फिर 11 के पहाड़े में से कोई संख्या आए, तो समझ लो वो हमारी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। सवाल नंबर 19। 8 5 6 7 8567 में कौन सी संख्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। ये सवाल थोड़ा सा अलग सवाल हो गया है, इसमें विभाज्यता का नियम नहीं लगेगा, यहाँ पर थोड़ा दिमाग अलग चलेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ये बताना है कि इसमें 17 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, कि 17 से कट जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 17 से इसमें भाग करके देखेंगे। पहले ध्यान से समझिएगा, जो सवाल को बहुत आसान सवाल है ये। पहले इसमें भाग करेंगे 17 से, तो 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, 17 पंजे 85। ठीक, ये 6 उतारा, ना जाने की 0 लगाई, 7, 17 दिया 51, कितना बचा, 16 बचा। अब देखिए हम यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ दें इसमें कि ये कट जाए। देखिए हम इसमें अगर 1 जोड़ दें, पहले मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ, अगर हम 1 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आएगा। मैं चलो आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं जितना भी यहाँ कम होगा ना 17 में लाने के लिए उतना ही जोड़ेंगे। जैसे 16 है, अगर यहाँ 17 आ जाएगा तो 17 एकम 17 चला जाएगा, भाग पूरा पूरा कि नहीं जाएगा। आप ये सब छोड़िए, आप केवल जो शेष बचा है उससे दिमाग लगाइए। यहाँ पर 16 है, हमें कितना लाना, पूरा पूरा भाग जाना, मतलब शेष तो कुछ बचना नहीं। मतलब यहाँ 17 अगर आ जाता तो हमारा काम बन जाता। और 17 कब आएगा, जब यहाँ पर 1 ज़्यादा होता। यहाँ पर मतलब 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि यहाँ पर अगर 8 होता, 8 कब होगा, जब यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 1। जैसे हम इसमें 1 जोड़ेंगे यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और 17 एकम 17 फिर हमारा भाग चला जाएगा, तो पूर्णतः विभक्त वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस शेष से हम पता करेंगे कि हमें कितना जोड़ना है या कितना घटाना है। घटाने वाला सवाल भी है जो मैंने शायद आगे लिखा है, सवाल नंबर 20। जी हाँ, घटाने वाला ही है, इसे भी आप समझ लें।
8112 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, घटाने वाला थोड़ा आसान है, जोड़ने वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है। कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसके 4 विकल्प मैंने लिखे नहीं हैं, पर एक उत्तर उसमें से कैसे निकलेगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले इससे भाग करेंगे। इसमें थोड़ा 99 का पहाड़ा हमें याद नहीं है, तो इस वजह से हम बड़ी संख्याओं का भाग करने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाले अक्षर को देख लेते हैं। इसका एक अक्षर और इसके 2 अक्षर। देखिए 9 बार इसका भाग जाएगा पूरा पूरा, तो हम 8 बार देंगे। 9 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9 9 81 तो पहले ही बैठ रहा है, जबकि ये 9 भी है साथ में। दिमाग लगाना है, बड़े भागों में शुरू वाले अक्षरों से पता करना है कितनी बार भाग जाएगा, तो 8 बार ही जाएगा। 9 बार देख लीजिए आप। वैसे 891 आ रहा है, 8 बार देंगे। 8 9 72, 8 9 72 और 7 79, 792। देखिए कम आ रहा है ना, 8 बार में 792। फिर घटा देंगे, हासिल का घटाना है, ये बचेगा हमारा 19। इसके नीचे उतार लेंगे 2। फिर अब ये केवल एक ही बार जाएगा, 99, 3 और 98 से 9 गए 9। तो देखिए जो घटाने वाला प्रश्न है उसमें अगर ये आता क्या घटाएंगे पूरा पूरा विभक्त हो जाए, तो जो शेष बचेगा ना वही हमारा इसका उत्तर है। उत्तर आ गया हमारा 93। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसमें ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर इस सवाल में लिखा होता क्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 99 से विभक्त हो, जो पीछे बताया अभी सवाल कि क्या जोड़ें कि 99 से विभक्त हो जाते, घटाने वाला तो आसान है, समझ में आएगा। जो शेष बचेगा वही हमारा उत्तर है। जोड़ने वाले सवाल जैसे 93 है, इसमें हम क्या जोड़ें कि पूरा कट जाए। 93 से 99 बनाना है, 93 से बनाना है 99। जब एकम बार चला जाता है, ये एक बार तो चलाएगा, दोबारा भी चला जाता, तो कितने कम पड़ रहे हैं 6। तो अगर हम इसमें 6 और जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ 99 आ जाता और भाग पूरा पूरा चला जाता। तो जोड़ने वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कितना कम पड़ रहा है, और घटाने वाला तो जो शेष बचेगा वो हमारा उत्तर होगा। समझ में आ गया जोड़ने घटाने वाले सवाल। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए 2 क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, यानी कि सीढ़ी पर चढ़ना हमारा आरोही है, सीढ़ी से उतरना हमारा अवरोही है। तो हम पहले सीढ़ी पर चढ़ने वाला सवाल है, ये आरोही। आपको याद रखना है, आरोही मतलब चढ़ना और अवरोही मतलब उतरना। तो ये हमें उतरना है। जब उतरेंगे तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लेंगे, उसके बाद छोटी छोटी। तो देखिए संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले अंकों को गिनते हैं। अगर अंक समान है तो उसके बाद अंकों को देखेंगे शुरू में। देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो सब में 6 अंक हैं, तो उससे तो पता नहीं पड़ रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। पहले अंक को देखो, 7 है 7 है 7 है 7 है, पहला अंक सब में बराबर है। दूसरा अंक 6 6 6 6, दूसरा अंक भी बराबर है। तीसरा अंक 3 4 3 2, तो 4 वाली संख्या समझ लो सबसे बड़ी है। इन दोनों में पता चलेगी बाद में, पहले सबसे बड़ी तो ये वाली हो गई और ये वाली होगी सबसे छोटी, क्योंकि इसमें 2 ही आ रहा है। अब इन दोनों में देखेंगे 3 3 आ गए ना, इन दोनों में कांटे की टिक्कर हो गई। तो इससे अगला वाला देखेंगे, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 वाली बड़ी होगी और 4 वाली छोटी। समझ में आया आपको। पहले अंक से देखना शुरू करते हैं। पहला अंक बराबर था, दूसरा बराबर था, तीसरे वाले से पता पड़ गया कि ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी। इन दोनों में तीसरा अंक भी बराबर आ गया, तो चौथे अंक से देख लेंगे इन दोनों में कौन सी बड़ी है, और फिर जो बचेगी वो वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। ये थोड़ा अलग सवाल है, ये एक अनसोल्ड सवाल है जो आ सकता है इस बार आपके पेपर में। हो सकता है कि इससे और कठिन सवाल भी आ जाए। अंक 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों पर व्यवस्थित किया गया है। ये हमारे रिक्त स्थान है। देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हर एक अंक एक जगह आएगा। योग करने पर अधिकतम संख्या होगी, यानी कि ऐसे जोड़ना है हमें इन अंकों को, हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है कि जो बड़े से बड़ा अंक है वो इनके शुरू में लिख दो। समझ में आया, बड़े से बड़ा अंक इनके शुरू में लिख दो। 8 यहाँ लिखो, 7 यहाँ लिखो, तो सबसे शुरुआत यहाँ से 15 तो यहाँ हो गया, बाकी यहाँ लिखो। यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 4, 5 नहीं है 4 है, यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 2। समझ में आ गया।
शुरुआती बड़े अंक से करनी है हमें, जब भी सबसे बड़ा योगफल प्राप्त होगा। देखिए जोड़िए ना, यहाँ 5 आया, यहाँ 10 और यहाँ 16। ये इससे ज़्यादा इन अंकों को व्यवस्थित करने पर बड़ा उत्तर नहीं आ सकता, तो जी 16 से 5 वाला हमारा उत्तर सही है। समझ में आ गया आपको? सबसे बड़े अंक सबसे शुरू में रखेंगे जब तो सबसे बड़ा उत्तर प्राप्त होगा। इन्हें आप शुरू में रख देंगे तो कहाँ से बड़ा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ कि सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है। ये थोड़े से अलग सवाल हैं, अब इन पर ज़रा और दिमाग लगाना है। यदि पी क्यू का परवर्ती है, देखिए परवर्ती मैंने बताया, परवर्ती हो, उत्तरवर्ती हो, अनुवर्ती हो, एक ही मतलब है। पी क्यू का परवर्ती है तो पी माइनस क्यू का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों में कोई संख्या तो दे नहीं रखी है, तो अपनी तरफ से कोई संख्या मान लो पी क्यू का परवर्ती, यानी कि अगर क्यू हमारा 10 है तो पी हमारा है इसका परवर्ती, यानी कि 10 और 1 11। समझ में आ गया? ये मैंने मानी है, आप 15 मान लो तो ये 16 हो जाएगी। मतलब पी जो है वो क्यू से 1 ज़्यादा है। हमें p माइनस क्यू का मान निकालना, तो p में से q घटा के देखो क्या आएगा, 11 माइनस 10 जाने कितना आया, 1 आया। तो इसका उत्तर आएगा। और ये कोई सी भी संख्या के लिए, मान लो मैं कोई सी ले लेता हूँ, मान लो q बराबर मैंने ले लिया 30, तो p कितना होगा इससे 1 ज़्यादा, कितना हो जाएगा 31। और फिर घटा के देखो p माइनस क्यू तो कितना आएगा, 31 माइनस 30 कितना आएगा, 1। तो इसका उत्तर हमारा 1 ही आना है। तो इस तरीके के सवालों में आप संख्याएं मान लो दिमाग में, कोई सी भी मान लो, पर मानेंगे वैसे जैसे शर्त दे रखी है। पी क्यू का परवर्ती है तो पी को क्यू से 1 ज़्यादा ही लेंगे। अगले सवाल में भी देखो ऐसे ही मानेंगे। यदि x व y दो विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है। देखिए दो विषम संख्या माननी है x y, तो मैं मान ले रहा हूँ, माना मैंने x बराबर 3 ले लिया और y बराबर 5। ज़्यादा बड़ी भी नहीं माननी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं माननी है, मैंने शुरुआत की मान ली है। x बराबर 3 y बराबर 5। अब यहाँ हर एक में रख के देखो जौन सी सम बन जाएगी वही उत्तर है। एक्स वाई का मतलब है दोनों की गुणा, यानी कि 3 गुणा 5 प्लस 2, 3 की गुणा करेंगे 15 और 2 जोड़ेंगे 17 आया। तो ये सम नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, 3 प्लस 5 बराबर 8। यहाँ रखेंगे 3 प्लस 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 9। और यहाँ 3 गुणा 5 जाने की 15। कोई निशान नहीं है तो गुणा का माना जाता। तो कौन सी सम आ रही है? सम किसे कहते हैं पता है ना? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उन्हें कहते हैं हम सम संख्या। तो x और y के मान मैंने कुछ भी मान लिए, पर माने दोनों विषम ही, ऐसा नहीं है कि सम माना है कोई सा। और यहाँ रख रखे देखिए हर एक उत्तर में, तो हमें क्या दिख रहा है कि दो विषम संख्याओं का जोड़ हमारा हमेशा सम होता है, तो वो हमारा सम आ रहा है। ठीक, 994 को रोमन में लिखिए। अब हमें ये लिखना है रोमन अंक में, किसको? 994 को। तो मैंने आपको बताया था 994 को लिखने के लिए पहले 900 को लिखेंगे। 900 को कैसे लिखेंगे? m और c। m मतलब 1000 और c मतलब कितना होता है? 100। तो 1000 में से 100 घटाया तो कितना आ गया? ये हमारा आ गया 900। 900 के बाद फिर 90 और लेके तोड़ लेते हैं इसे। 994 को हम लिखेंगे 900 प्लस 90 प्लस 4, ऐसे तोड़ेंगे हम। तो 900 तो ये हो गया। 90 के लिए हम लिखते हैं x और c, ये 90 हो गया। और 4 के लिए i और v। समझ में आ रहा है? 990 94, 994 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है 70560, यानी कि 70,560 में 5 व 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। देखिए अब तक जो मैंने इस स्थानीय मानों से संबंधित जो सवाल करवाए हैं, योगफल के करवा लिए, अंतर के करवा लिए, अब गुणनफल भी पेपर में आ सकता है, तो मैंने गुणनफल का सवाल भी इसमें लिख लिया है आपको समझाने के लिए। तो मैं इसे बता देता हूँ। इसमें 5 का और 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का निकालेंगे तो कितनी संख्या है इसके आगे? 2 संख्याएं, तो 2 जीरो लगा देंगे। 6 का निकालेंगे, कितनी संख्या है इसके आगे? 1, तो 1 जीरो लगा लेंगे। ये स्थानीय मान निकालना आपको आता होगा। अब क्या करेंगे हम, इनका क्या करेंगे? गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे हम, इन्हें गुणा करेंगे 500 की 60 में। गुणा करना बेहद आसान है, जितनी जीरो हैं पहले वो लगा लीजिए और 6 की 5 में पहाड़ा पढ़ दीजिए। 30,000 हमारा आ जाएगा इसका उत्तर।
उस पर आपको टिक लगा देना है। पेपर में OMR शीट मिलती है, वैसे तो गोला भरना होता है, यानी कि तीसरे नंबर वाले पर आपको गोला भर देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 27, 10 धाई 11 सैकड़ा 12 इकाई किसके बराबर। देखिए नया सवाल है, अच्छा सवाल है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए। 10 धाई 11 सैकड़ा 12 इकाई बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए धाई का मतलब क्या होता है, धाई का मतलब होता है 10, इकाई का मतलब 1 होता है, पता ही है आपको, और सैकड़े का मतलब 100, हज़ार का मतलब 1000। तो इसमें क्या करना है, इनकी गुणा कर करके लिखना है। 10 धाई का मतलब है हमारा 10 और धाई भी 10, यानी कि 100 मतलब है इसका हमारा, 10 गुणा 10। ऐसे 11 सैकड़े का मतलब है हमारा 11 गुणा 100, यानी कि 1100 इसका मतलब है हमारा। और 12 इकाई का मतलब है हमारा 12 गुणा 1, यानी कि 12 है इसका मतलब। समझ में आ गया। इन सबको जोड़ना है, तो 100 लिखो, 1100 लिखो और 12 लिखो और जोड़ दो, तो ये आया 1212। कौन सा सही है, ये वाला सही है, डी वाला। चौथे वाले गोले को उसमें हमें भर देना है। ठीक, सवाल नंबर 28 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। देखिए सवाल की लैंग्वेज को ढंग से समझना है। एक ये संख्या है 5671 और उसके अंकों को पलट दो, यानी कि इसके अंकों को पलट दो तो प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे और उसके बाद इसके अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी उसे पलटने का मतलब पता है ना। अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी, अंक पलटने पर हमारी संख्या बनेगी 1 7 6 5, ये संख्या बनेगी हमारी अंक पलटने पर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। अगर योग कहता तो योग भी ज्ञात कर देते, हमें तो अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या लिखी जाएगी ये वाली ऊपर, छोटी संख्या लिखी जाएगी ये वाली नीचे, और इन्हें घटा देंगे। 11 में से 5 गई 6, 6 में से 6 गया 0, 16 में 7 गया 9 और 4 में से 1 गया 3। 3906 कौन सा विकल्प ठीक है जी, चौथा विकल्प इसमें भी ठीक है, इस पर हम राइट लगा देंगे। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। 29वां सवाल क्या कह रहा है और फिर 30वें सवाल पर जाएंगे। सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं क्योंकि इसमें आपको चारों विकल्पों में ही दिमाग लौड़ाना होता है, और इससे जो है एग्जामिनर आपकी जो परख लेता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक पूर्ववर्ती है एक परवर्ती है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, परवर्ती मतलब बाद वाली। अब सवाल के हिसाब से, विकल्प के हिसाब से चूज़ करना है कौन सा सही है। तो चारों के मैं जो सरल करके सामने ही लिख रहा हूँ इनके। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तो देखिए सवाल की लैंग्वेज को समझिए, 1000 का पहले परवर्ती निकालिए फिर पूर्ववर्ती निकालिए। तो पहले 1000 का परवर्ती निकालूंगा, मतलब 1 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 1001, यहाँ तक की बात हो गई। फिर इसका पूर्ववर्ती निकालना है तो फिर इसमें से 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1000। तो ये वाला हमारा सही आ गया। ठीक है, आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है विकल्प ये लास्ट में दे रखा हो। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, यानी कि 1000 का पूर्ववर्ती निकालो पहले, तो कितना आएगा 999। फिर इसका भी पूर्ववर्ती निकालो, कितना आएगा 998, और ये कह रहा है 999, तो ये कैसा है फिर हमारा गलत है। अगला है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 है, यानी कि 1000 का पहले तो पूर्ववर्ती निकालो, कितना आ जाएगा 999। फिर इसका परवर्ती निकालो तो कितना आएगा 1000 आएगा, और ये कह रहा है 1001 है, यानी कि ये भी हमारा गलत है। अगला है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है, यानी कि 1000 का पहले पूर्ववर्ती निकालो 1 माइनस करके, फिर इसका परवर्ती निकाल दो 1000 आया, ये कह रहा है 1002 है, तो ये भी कैसा है हमारा गलत।
हालांकि पेपर में तो आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही सही उत्तर होता है और सही उत्तर पहली बार में हमें मिल गया है। हम पहला गोला भर के अगले सवाल पर ध्यान देंगे। पर मैंने यहाँ पर आपको चारों इसलिए बता दिए हैं ताकि आप, हो सकता है ये वाला उत्तर यहाँ दे रखा हो पर आपको समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। सवाल नंबर 30 है, यदि 30028 यानी कि 30,028 बराबर दे रखा है 28 इकाई 28,000 धाई के यहाँ पर खाली स्थान है, तब रिक्त स्थान में क्या आएगा, यानी कितने धाई इसमें हम कर दें कि जो हमारा ये संख्या बन जाए। थोड़ा अलग सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 30,028 हमारा बराबर है 28 इकाई यानी कि 28 गुणा 1। इकाई का मतलब 1 होता है, 1000 का मतलब ये है और धाई का मतलब 10 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम x मान लेंगे अपनी तरफ से, प्लस 28 गुणा 1000 है, प्लस यहाँ पर कितना मानेंगे x गुणा 10। अब देखिए 30028 तो लाना है, तो ये कितना है, देखो 28 आया और ये 28,000 आया, यानी कि 000 और 28 इस तरीके से जोड़ना है इन्हें, 28082। अब इसमें हम इतने में कितना जोड़ें कि ये आ जाए, यानी कि हम इसमें ये आया हमारा इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के क्या आया हमारा, इतना आया। और लाना कितना है, ये लाना है, तो इसमें से घटा दो पहले तो। वैसे इसका तरीका और होता है पर 5वीं क्लास में आपने वो पढ़ा नहीं होगा बीजगणित में, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ, वरना फटाफट से हो जाता है उससे, तो इसलिए अलग तरीके से दिमाग लगा के बता रहा हूँ कि आपको इन दोनों को हल करके इतना आ गया, इतना लाना है, तो कितना कम पड़ रहा है घटा के पता कर लेंगे, 0 0 0 और 2 इतना कम पड़ रहा है। पर इतना इकाई नहीं है, धाई बनाना है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 0 काट देंगे। 1 0 क्यों काटी, क्योंकि हमें धाई लाना है, तो 1 0 इसकी वजह से ये 0 इससे भाग करना था एक तरह से, और ये कट गई, तो कितना आएगा यहाँ पर 200 आएगा। 200 धाई अगर हम इसमें जोड़ दें, ये तीनों हमारा देखो सही बैठ जाएगा। उत्तर सही कैसे बैठेगा चेक कर लेंगे पेपर में, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो। 28 इकाई ये वाला हो गया, 28,000 ये हो गया, और 200 धाई जो मैंने उत्तर निकाला 200 गुणा 10 यानी कि 2000, तीनों हो गए, तीनों को जोड़ लेना, देखिए आपको यही उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब है सवाल नंबर 31। अब ये आखिरी 2 सवाल हैं इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई पर मैंने इस वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर दिया है और साथ में आपको 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो इस अगर चैप्टर को, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मेरे हिसाब से तो आपको इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आ जाएगा नवोदय प्रवेश परीक्षा में या किसी अन्य प्रवेश परीक्षा में, तो आप मेरे ख्याल से वो आप फटाफट से कर सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं ये थोड़े आपके जो अब तक सिलेबस पढ़ा हुआ है 5th क्लास तक उससे थोड़े से अलग हैं, पर नवोदय प्रवेश परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यह बता रहा हूँ। ठीक है, पर आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास ज़रूर करना है। टॉपिक आपके दिमाग से थोड़ा अलग है, शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा है 5th क्लास तक, क्योंकि यहाँ पर बीजगणित का थोड़ा सा उपयोग करूँगा मैं। बीजगणित क्या होता है 5th क्लास तक बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पर चूँकि नवोदय प्रवेश परीक्षा का मामला है मोस्ट टैलेंटेड बच्चे ही इसमें जाते हैं अंदर। तो जो टैलेंटेड होगा, जो समझ सकेगा, जो दिमाग लगा सकेगा, जो दिमाग में घुसा सकेगा, वही आगे निकल जाएगा। तो इस सवालों को ध्यान से ज़रा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हल्के सवाल तो सभी बच्चे कर देते हैं, जो टेढ़े सवालों को भी हल कर दें वही टेस्ट पास कर कर आगे निकल जाते हैं। सवाल है, 2 संख्याओं का योग 3124 है। यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर है। देखिए ये जो लाइन है ना, यहाँ पर एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, ये थोड़ा यहाँ पर बीजगणित का हमें यूज करना पड़ता है। उसका यूज कैसे करते हैं, देखिए 2 संख्याएं हमारी, मैं आपको थोड़ा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा। एक संख्या यहाँ है ये रही, क्योंकि आपको हल थोड़ी करना है, आपको तो केवल वहाँ पर उत्तर छांटना है। दूसरी संख्या ये रही, पता एक भी नहीं है हमें केवल इतनी बात पता है कि एक दूसरे की तिगुनी है, मतलब एक अगर ये है तिगुनी का मतलब है 3 गुना। एक हमने मान ली x, दूसरी 3 है। देख x एक ऐसी राशि है जिसका मान हमें पता नहीं होता, हम इसे बीजगणित में मान दें, कक्षा 6 में तो आप बहुत पढ़ेंगे आगे। अगर हमें कोई संख्या पता नहीं है तो उसकी जगह x मान लेते, तो पता कोई सी भी नहीं है, एक x मान ली, दूसरी होगी 3x। अब ये क्या कह रहा है वो देखो, इन दोनों का जोड़ कितना है 324, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आता है 324, और ये जुड़ भी जाती हैं।
जैसे 3 और 1 4 होते हैं तो इसके साथ हम 1 मानते हैं यहाँ पर, तो 3 ये और 1 ये, तो ये हो गए 4x। समझ में आ गया इतना। तो अब ये 4 जो इसके साथ है वो इसके साथ इसका यहाँ पर भाग हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 2 4 और भाग कर देंगे 4, इसे भाग का निशान कहते हैं। 4 से जब इसमें भाग कर देंगे अलग तो ये आएगा 4 सत्ते 28, 3 2 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, तो कितना आ गया 781, यानी कि x का मान आ गया 781। पर हमारा उत्तर इनमें से ये नहीं है, आप इनमें से ये टिक मत लगा देना, कहीं आप यही टिक लगा दें, क्योंकि अभी उत्तर हमारा निकल कर आएगा। अब क्या करना, इन दोनों मानों को यहाँ पर रख दो, यानी कि पहली संख्या हमारी हो जाएगी, कितनी मानी है पहली संख्या मान है x, यानी कि 781 आ गई। दूसरी संख्या जो मानी है वो मानी है हमने 3x, यानी कि 3, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का मानते हैं, 3 गुणा 781, यानी कि 3 3 अट्ठे 24, 3 7 21 22 23, ये 2 संख्याएं हो गई हमारी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब क्या निकालना है इन दोनों का अंतर, अंतर निकालना, दोनों को घटा दो, 2343 माइनस 781, घटा दो इन्हें, 2343 को 781 में से, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1, तो ये वाला उत्तर हमारा ठीक होगा। कभी कभी क्या होते हैं बच्चे निकालते हैं और फिर ये उत्तर आ गया और फिर खुश हो जाते हैं, इसी को लगा के वो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि संख्या में पेपर में पूछा क्या है। सवाल को एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये नया सवाल है। दो संख्याओं का योग दे रखा है 3124, एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। तो देखिए जो संख्या हमें देनी रखी होती हैं तो हमने एक संख्या मान ली x, दूसरी हो जाएगी तिगुनी है तो 3x, दुगुनी कहता तो 2x और 4 गुनी कहता तो 4x। दोनों का योग हमें दे रखा है कितना 3124, ये जुड़ जाएंगे 3x और 1x हो गया 4x। देखिए ये थोड़ा अलग है, यहाँ से चल रहा है ये यूँ, 3x और 1x हो गए 4x और 4 आ जाएगा भाग करके, x का मान निकल के आएगा 781। भाग करके मैंने दिखा रखा है, ये x का मान आया है, संख्या आई है, संख्या नहीं आई है। x के मान को देखो यहाँ रखेंगे, ये तो मानी संख्या और यहाँ रखेंगे, तो x का मान एक संख्या आई 781 जो तो x ही है, और दूसरी 3 की गुणा करके आ जाएगी 2343। इन दोनों संख्याओं का फिर निकाल देंगे अंतर। नीचे एक और सवाल मैंने इस तरीके से लिखा है, वो थोड़ा हल्का है इससे, तो वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 5 8 8 6 है, यदि एक संख्या दूसरे की दुगनी है, जैसे हमारी तिगुनी थी यहाँ कितनी है दुगनी है, तो बड़ी संख्या निकालनी है। इस बार अंतर वंतर नहीं निकालना, जो दोनों में बड़ी आ जाएगी वो यहाँ पर हमें टिक लगा देना है। तो करेंगे ऐसे ही, पहली संख्या हमारी x होगी तो दूसरी हो जाएगी 2x, ये दुगनी है इस बार, और दोनों का इस बार भी क्या दे रखा है योग कितना 5886। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 ये और 1 ये हो गए 3x, ठीक है। और x का मान निकालने के लिए 3 को ले जाएंगे इसके बटे में, भाग कर देंगे, मतलब 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा, भाग करके देख लेना, मैं सीधे लिख देता हूँ, 3 एकम 3, 3 निम्मा 27, 3 6 18, 3 दूनी, इतना आएगा 1962। अब इसे यहाँ पर रख देंगे दोनों जगह, तो एक संख्या तो हमने मानी है x, तो कितना आगे 1962 क्योंकि यही मान है। दूसरी मानी है 2x, यानी कि 2 गुणा 1962, तो ये वाली हमारी आएगी 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 निम्मा 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये वाला उत्तर जो है हमारा ठीक है। आप इसमें भी जल्दी जल्दी में ये ना लगा दें, क्योंकि क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी आई दोनों में, ये वाली बड़ी आई है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। अगर पूछता छोटी संख्या कौन सी है तो इस पर लगाते, पूछता दोनों का योग कितना है वो दे ही रखा है, अंतर पूछता तो उस पर लगा देते, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही है, पूरा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हमारी इस नवोदय प्रवेश परीक्षा पर और वीडियोज़ लगातार एक एक टॉपिक पर आएंगी, छोटी छोटी वीडियो भी आ सकती हैं, पूरी बड़ी वीडियो भी आ सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर नवोदय प्रवेश परीक्षा ही नहीं और बहुत सारा कंटेंट पढ़ाई से रिलेटेड पड़ा हुआ है पहले से चैनल पर, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, और लगातार वीडियो अपलोड भी होती रहती हैं। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये कंटेंट मैंने उन किताबों में से अच्छी तरीके से सारी किताबों को छानकर जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। आप इन प्रश्नों को कर लीजिए तो आप निश्चित रूप से ही नवोदय प्रवेश परीक्षा या जो भी कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा होती है जो आप देने वाले हैं या देंगे वो आप निश्चित रूप से ही पास कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना
और आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।